बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान में सियासी और मौशी बहरान जारी है। पाकिस्तान की सियासी जमातें सियासी मामलात आपस में हल करने में मुसलसल नाकाम नजर आ रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में भी सुप्रीम कोर्ट का किरदार पहले से बढ़ चुका है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान के सियासी तनाज़ात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की मुदाखलत के बाद ही अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सके हैं। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अहम फैसले में वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी 2024 तक इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहा गया है कि सदर और इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा तारीख पर बिला तात्तुल इंतखाबात हों। इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज़ नहीं, लिहाजा वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मजीद कहा गया कि गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल की तरफ आएँ तो हम देखते हैं कि गुज़श्ता 2 दहाइयों की मौशी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान आज मौशी दलदल में धंस चुका है। अवाम महंगाई के बोझ तले पिसे जा रहे हैं। रिलीफ और बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.9% रहेगी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के फराहम करदा आदाद शुमार को देखें तो पाकिस्तान में 95 मिलियन अफराद, जो कि कुल आबादी का 40% बनता है, ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि गुज़श्ता 1 साल में बेरोज़गारी की शरह 6.3% से बढ़कर 10% तक पहुंच चुकी है। मौशी तनज़्ज़ुली के पस मंज़र पर अगर बात की जाए तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों से हम खसारे में रहने वाले सरकारी इदारों की निजकारी करने में भी नाकाम रहे हैं। अगर पहली 10 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात की जाए तो 2013 से लेकर 2018 तक उनका खसारा 2.1 ट्रिलियन रुपए रहा है, जबकि पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग कैरियर PIA की बात की जाए तो कौमी इदारे के एक्यूमुलेटेड लॉसेस 713 अरब रुपए हैं, जिसमें सालाना की बुनियाद पर 150 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है और 2012 से लेकर अब तक 7.1 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। सवाल पैदा होता है कि मुल्क की मौजूदा मौशी सूरत हाल के तनाजुर में खसारे वाले इदारों का बोझ कब तक उठाता रहेगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान में निजकारी का अमल गुज़श्ता अदवार में क्यों शुरू नहीं हो सका? आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के निजकारी के अमल और इस सिलसिले में निगरान हुकूमत के अब तक के इक़दामात पर तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फ़वाद हसन। फ़वाद साहब, बहुत शुक्रिया फ़वाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो अगर पाकिस्तान की जो मईशत की तनज़्ज़ुली आई है, जो इकॉनमी इस हाल तक पहुँची है, as somebody who is an insider, who has been an insider, but एक डिफरेंट ज़ाविये से आपने चीज़ों को देखा भी है, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं? देखिए, शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, पहले तो एक मैं आपकी जो इंट्रो है उससे एक इल्मी इख्तलाफ करने की जसारत करूँगा। पिछली 2 दहाइयों में ये नहीं हुआ। ये 75 साल में हमारी पॉलिसीज़ मुस्तकिल जिस तरफ रही हैं, ये उनका नतीजा है। सो इनको किसी 2 दहाइयों तक लिमिट करना गालबन मुनासिब नहीं होगा। अगर आप तारीख़ी तौर पे देखेंगे, और मुआशी आदाद व शुमार एक ऐसी चीज़ होती है जो रिकॉर्ड पे रहते हैं, तारीख़ के कुछ हिस्से तो हम भूल जाते हैं, लेकिन ये वो तकलीफ़ दह हिस्सा है तारीख़ का जो कभी अपने आप को भूलने नहीं देता। तो आप ये भी कह सकती हैं कि जी जो 60 की दिहाई थी उसमें तो हम इंडस्ट्रियलाइज़ कर रहे थे और बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, और उस वक्त तो ये कहा जाता था कि हम एक रोल मॉडल हैं, लेकिन हमें वो रोल मॉडल इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिसाब से तो ज़रूर कहा जाता था, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग मुआशी और मुआशरती चीज़ों को इकट्ठा मिला के पढ़ते और देखते हैं, उनको ये तब भी नज़र आ रहा था कि हम तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरक्की के फ़वाइद एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। सो एक ख़ास तादाद इस आबादी की जो इससे बहुत कम थी, जो आज है, वो तरक्की करे। और आपको तो शायद आपकी उम्र छोटी है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे स्कूल के दिनों में 22 ख़ानदानों का बहुत गुलगुला था और नाम लिए जाते थे कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से फ़ायदा उठाया। हमें
ہم تاریخ کے اس جگہ اس دورائے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس حصے کو دوبارہ سے نئے سرے سے دہرائیں. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو لوگ معاشیات کے طالب علم ہیں انہیں کہ یہ ضرور چاہیے کہ وہ دیکھیں تاکہ انہیں پوری تاریخ ان کے ذہن میں رہے. میرا جو مشاہدہ ہے اور اس میں 35 سال تقریباً سول سروس کے موجود ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگ سول سروس میں آئے 80 کی دہائی کے وسط میں, تو اس وقت بھی پاکستان کی معاشی حالت کچھ اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن کچھ فیکٹرز جیو پولیٹیکل اور ریجنل ایسے تھے جس میں ہمیں ایک کنٹینیوس فلو آف انکم ایسا آتا رہتا تھا جس کی بنیاد پہ ہمارے ڈیفیسٹس کور ہوتے رہتے تھے. پھر 90 کی دہائی میں, اور میں خالی میرے مشاہدے کی بات نہیں ہے, یہ میرا بیلیف ہے کہ 90 کی دہائی میں پہلی مرتبہ ہم نے کچھ رانگز کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس میں ہم نے کچھ سیکٹرز کو پرائیویٹائز کرنے کا عمل شروع کیا. آج بہت یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ جی پرائیویٹائزیشن سے تو بہت نقصان ہوتا ہے, لوگوں کے جابز ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جو 90 کی دہائی میں جو جہاں پرائیویٹائزیشن ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا. گھی ملز پرائیویٹائز ہوئیں. آج پاکستان صرف اپنی ضروریات پوری نہیں کرتا, ساتھ کے سارے ملکوں کو بھی گھی ایکسپورٹ کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس وقت گھی جب سرکاری صنعت کے طور پہ استعمال ہوتا تھا تو بے تحاشا نقصان سالانہ اٹھاتا تھا. بینکنگ سیکٹر سالانہ اربوں روپے کا نقصان کرتا تھا اور کھربوں روپے کے رائٹ آفس کیے جاتے تھے معاشرے کے چند مخصوص طبقوں کو. بالکل صحیح. آج تک مجھے نہیں یاد کہ کسی غریب آدمی کے قرض کا رائٹ آف ہوا ہو, لیکن اگر آپ اپنی بینکنگ کی پوری تاریخ دیکھیں تو جب تک بینکنگ کو آپ نے سرکار کے کنٹرول میں رکھا, آپ نے ایک مراعات یافتہ طبقے کی مراعات میں مزید اضافہ کیا. تو جو سب سے بنیادی چینج آئی جب آپ نے 4 بڑے بینکوں کو, مسلم کمرشل بینک, یونائٹڈ بینک, الائڈ بینک اور حبیب بینک کو پرائیویٹائز کیا, تو آج یہ دیکھیے کہ ان کی جو اس وقت ان کے ملازمین کی تعداد تھی, آج اس کی تعداد ان سے کچھ فیصد زیادہ نہیں ہے, کئی گنا زیادہ ہے. جو ان کے صرف ایک دو چیز جو سینکڑوں ارب کا نقصان ہر سال کرتے تھے, وہ آج سینکڑوں ارب ٹیکس دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ان کے پاس اس کے علاوہ جو عوام کو اس کے مفادات مل رہے ہیں, جب وہ سرکاری کنٹرول میں تھے تو ایک مخصوص طبقے کو ایکسیس حاصل تھی اس کیپٹل تک جب ان بینکوں جو ان بینکوں میں پڑا تھا, کیونکہ اس کے لیے سرکاری سفارش کی ضرورت ہوتی تھی. آج آپ کو قرضہ ان بینکوں سے آپ کے بزنس پلان اور آپ کی پروفیٹیبلٹی اور آپ کی ایبلٹی کی بنیاد پہ مل رہا ہے. تو یہ ایک ہمارے اسی طرح ٹیلی کام سیکٹر کو سن 2000 میں دیکھ لیجئے, میں نے ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی کہا, لیکن یہ بات دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں کالج کے زمانے میں ٹیلی فون کنیکشن کے لیے 2 MNAs اور ایک وفاقی وزیر کے دستخط کی ضرورت ہوتی تھی اور لینڈ لائن کا کنیکشن ملتا تھا. آج وہی ٹیلی کام سیکٹر پاکستان اس ریجن میں کم از کم ٹیلی ڈینسٹی کے حساب سے بہت بہتر. میں یہ 2 بنیادی باتیں میں اس چھوٹی سی جو بھی میں نے کہی اس سے اسٹیبلش کرنا. ایک تو یہ کہ یہ 2 دہائیوں کا قصہ نہیں ہے, یہ 2 دہائیوں کا قصہ نہیں ہے, اور ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ اگر ہم 1990 میں شروع کیے جانے والے اور پھر 2000 میں شروع کیے جانے والے عمل کو بڑھاتے تو شاید ہم آج اس حالت میں نہ پہنچتے. ٹیلی کام سیکٹر کی آپ نے مثال دے دی, آپ نے گھی جو صنعت کار ہیں, گھی بنانے والی کمپنیاں ہیں, ان کی مثال آپ نے دے دی. آپ نے ساتھ ہی ساتھ جو ایک بنیادی تبدیلی نظر آئی بینکس کے حوالے سے وہ آپ نے بتا دیا. بٹ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس رہی ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اگین نجکاری کی مخالفت ہی ہوتی آئی ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی نے کہا ایک پارٹی اگر فیور میں جائے گی تو دوسری پارٹی کہیں نہ کہیں کوئی تنقید شروع کر دے گی. سو اب یہ جو ہم نجکاری کا عمل شروع کر رہے ہیں, اینڈ اسپیشلی PIA سے جو شروع کر رہے ہیں, aren't we too late to the party now? نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی غلطی محض اس لیے اس کو ٹھیک کرنے سے آدمی نہیں رک سکتا کہ چونکہ دیر ہو گئی ہے تو سب اس غلطی کے ساتھ ہی زندہ رہ جائے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے بوجھتے تباہی کے گڑھے میں گر رہے ہیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ PIA کو ہم نے پرائیورٹی پہ رکھا ہے, بڑی سمپل بات ہے. PIA کو اس لیے پرائیورٹی پہ رکھا ہے کہ PIA کا خسارہ اتنا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ باقیوں کا خسارہ نہیں ہے, لیکن PIA کا خسارہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے. اور اس سے بھی زیادہ اس خسارے کو برداشت کرنے کے باوجود لوگوں کو ایک قابل بھروسہ اور ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کی سروس مہیا نہیں کی جائے.
सादिया बहुत मरतबा, और ये मैं आज ज़रूर चाहूँगा कि इस बात को भी एड्रेस कर दूँ, ये कहा जाता है जी कि PIA बहुत अरसे तक एक बहुत अच्छी और बहुत मुनाफा बख्श एयरलाइन थी। देखिए, हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये अच्छी एयरलाइन और मुनाफा बख्श एयरलाइन उस वक्त थी जब इसके सामने कोई कंपेरेबल स्टैंडर्ड नहीं था। इस पूरे रीजन में ये अकलौती एयरलाइन थी उस वक्त। उस वक्त एयर चाइना नहीं थी, उस वक्त थाई एयरवेज नहीं थी, उस वक्त एमिरेट्स नहीं थी, उस वक्त इत्तेहाद नहीं थी, उस वक्त कतर एयरवेज नहीं थी, कोई भी और एयरलाइन नहीं थी। इस पूरी एक एयर इंडिया थी और एक PIA। बट ये जो एमिरेट्स के या दीगर एयरलाइंस को खुद मुआवनत करते रहे, उनकी एस्टैब्लिशमेंट में अपना स्टैंडर्ड कैसे गिर गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुआवनत देखें, आपके हर फील्ड में, पाकिस्तान में कोई भी फील्ड आप उठा लें, कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्शनली ब्राइट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो PIA ये नहीं हुआ कि पूरी PIA यहाँ से चली गई और उसने एमिरेट्स खड़ी कर दी। देखिए, एमिरेट्स खड़ी हुई उस वर्किंग मॉडल पे, उस डिसिप्लिन पे और उस कंट्रोल में जो वहाँ पे रखा गया। हाँ, हमने उसकी इस्टेब्लिशमेंट में मदद ज़रूर की, बिल्कुल सही। उसके लिए सरमाया उन्होंने फराहम किया। एमिरेट्स को आज यहाँ तक लाने के लिए एमिरेट्स की हुकूमत ने सरमाया फराहम किया और फिर उसके साथ उन्होंने बहुत सी और ऐसी रिफॉर्म्स की। अब ये एयरलाइन तो सरकार ने बनाई, लेकिन ये आप देखें कि जिसको आज हम दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइनों में से एक कहते हैं, वो आज सरकार के कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ ए प्राइवेटली कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड एयरलाइन। सो अगर हम एमिरेट्स का भी मॉडल लेना चाहते हैं और अगर हम बार बार ये दोहराते हैं कि हमने एमिरेट्स बनाई, तो जिनको हमने बनाई वो इतने हमसे ज़्यादा अक्लमंद थे कि वो 10 साल में उस नतीजे पे पहुंच गए जिसको हम 70-75 साल में नहीं पहुंच सके, कि एयरलाइन हुकूमत बना तो सकती है, चला नहीं सकती। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। सो उन्होंने भी उसको, और फिर एक और बात, मेरे इस इस्तदलाल के लिए मैं एक और बात कहूँगा कि खलीज की वो एयरलाइंस जो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस और कंट्रोल में चल रही हैं वो बहुत कामयाब हैं। सही, ठीक, मैं नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल में नहीं चल रही उन पे इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन वो नुकसान में चल रही है। सो ये एक यूनिवर्सल मॉडल है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों ने, जिनकी हमारे से बहुत ज़्यादा डीप पॉकेट्स हैं, जिनके पास ऐसे वसाइल हैं कि वो शायद सैकड़ों साल तक अरबों रुपए का और अरबों डॉलर्स का इवन नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, एयरलाइन के बारे में वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ये पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट नहीं कर सकते। सो अगर अभी PIA के हवाले से सिर्फ बात करते हैं, पोटेंशियल बायर्स कौन है जहाँ पे हमारी बात चल रही है, जहाँ से कुछ अच्छे की तवक्को है? अच्छा, हमने किसी से इनफरादी तौर पे इस तरह जो इंटरनेशनल एविएशन के एसेट्स हैं, ये इस तरह से कभी भी सेल नहीं होते कि आप पहले जाके किसी का दरवाज़ा खटखटाएं के कहें कि आपको ये लेनी है या नहीं लेनी है। हमने एक इंटरनेशनल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया है, जिसमें सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र अपॉइंट करें। वो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र 2 मरहलों में काम करेगा। पहले मरहले में वो हमारी एक लीगल रीस्ट्रक्चरिंग, जिसका एक खाका हमारे पास मौजूद है, हमने उसकी फेडरल कैबिनेट से भी अप्रूवल ली हुई है, लेकिन उस खाके में बहुत सी फिर तकनीकी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस और कंसोर्टियम्स होते हैं, वो उस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते। तो पहले स्टेप में तो वो करेगा, और उसके बाद साइमल्टेनियसली वो इसकी जो हमारा ख्याल ये है कि पहले मरहले में PIA खाली एयरलाइन नहीं है, PIACL जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसमें एयरलाइन भी है, उसमें होटल्स भी हैं, उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज भी हैं, उसमें किचन और फ्लाइट सर्विसेज भी हैं, और उसमें ग्राउंड हैंडलिंग और लैंडिंग सर्विसेज के भी हैं। सो ये मुख्तलिफ इसके शोबे हैं। उसमें से सबसे पहले हम जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा उस शोबे को हम, और जिसमें हमारे पास अब वो सरमाया बदकिस्मती से हमारी मुआशी सूरत हाल की वजह से इतना नहीं है जितना इसको दोबारा कैपिटलाइज और दोबारा इसके जहाज़ों और उनकी लीज़ के लिए जो रकूम चाहिए, वो चूँकि फॉरेन एक्सचेंज में हमारी पोजीशन वैसे ही बहुत कमज़ोर है, तो वो नहीं है, तो उसको हम सबसे पहले करें। सो उस ट्रांजैक्शन एडवाइज़र का पहला काम तो यह है कि वो PIA के एसेट्स की वैल्यूएशन करेगा, जो एविएशन के एसेट्स हैं, जहाज़ हैं, लैंडिंग राइट्स हैं। तो इस वक्त 19 जहाज़ ऑपरेशनल हैं, जिसमें से 15 लीज पे हैं। नहीं, 19 में से 9 लीज पे हैं और 10 जो हैं वो ओन्ड हैं। ठीक है। टोटल जहाज PIA के पास तकरीबन 35 हैं, लेकिन ये जो 19 हमारे पास ऑपरेटिव भी हैं, ये भी
ان کی ایوریج فلیٹ ایج جس کو کہا جاتا ہے وہ تقریباً کوئی 17 سال سے زیادہ ہے. تو یہ ایک کوئی اتنی اچھی صحت مند صورتحال نہیں. ہم نمبرز پہ نہ جائیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی کمپیریبل ریجن کی ایئر لائنز میں کہاں کھڑے ہیں, تو ہم ایسی حالت میں ہی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ. اور جو جہاز چل بھی رہے ہیں اس میں بھی پچھلے دنوں جو خبریں آئیں کہ پتہ نہیں کتنی فلائٹس کینسل ہوئیں, ایک دن میں 50 فلائٹس کینسل ہونے کی بھی خبر تھی. اس میں جہازوں کی کوئی خرابی نہیں تھی, فیول کا ایشو تھا. اس میں فیول کا ایشو تھا, اور فیول کی جو لمٹس تھیں وہ چونکہ بارہا بریچ کر چکی تھی پی آئی اے, اور وہ پیمنٹس پی ایس او کو نہیں ہو رہی تھیں, تو پھر ایک سٹیج پہ آ کے پی ایس او کی برداشت سے باہر ہو گیا کہ وہ مزید. خیر وہ ہم نے انٹروین کیا, اس کو کریکٹ کیا, اور اس میں ابھی کچھ ادائیگی بھی جو ہے وہ پی آئی اے کی کچھ رقوم رکی ہوئی تھی کسی جگہ سے پیمنٹ کی, وہ ہوئی, تو اس میں سے میجورٹی آف اماؤنٹ جو پیمنٹ ہوئی اس میں سے میجورٹی اماؤنٹ پی ایس او کو چلا گیا. سو یہ ایک ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے ذریعے اب اس کو چلایا جا رہا ہے. کوشش تو پوری ایویشن منسٹری کی بھی یہی ہے اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کی بھی یہی ہے کہ جی کم سے کم فلائٹیں جو ہیں وہ آف کی جائیں. لیکن یہ بہرحال ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال اور ایئر لائن کی اپنی صورتحال ایسی بالکل نہیں ہے کہ کوئی ایسی فلائٹس چلائی جائیں جن کو چلانے میں نقصان ہو, تا وقت کہ وہ بالکل امپیریٹیو نہ ہو چلانا. مثلا یہ ہے کہ گلگت ہے یا سکردو ہے, تو وہاں سے جو ٹریول کی دوسری آپشنز ہیں, خاص طور پہ جو آپ کے فورن ٹورسٹ اور ٹریولرز ہیں وہ نہیں ہیں, تو وہ اگر آپ کو نقصان پہ بھی چلانی پڑے تو آپ کو چلانی پڑے گی, بیکاز دین دے آر گیٹنگ ادر بینیفٹس. لیکن پھر بہت سی ایسی ہیں جہاں پہ روڈ کنیکشنز بہت اچھے ہیں اور جہاں پہ کانسٹنٹ جو سیٹ فیکٹر ہے. مثلا میں نے جب یہ لوڈ فیکٹر ریویو کیا پچھلے 4 ہفتوں کا, تو رحیم یار خان کا ایک سیکٹر تھا جہاں پہ ہارڈلی کبھی 22 یا 23% سے زیادہ. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ 40 سیٹس کا جہاز لے کے جا رہے ہیں اور اس میں 11 لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو لازمی بات ہے پھر وہ نقصان. تو وہ اس طرح کی چیزیں تو ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو جس طرح ہمارے بے شمار لوگ ہیں جو سعودی عرب میں ملازم ہیں, دبئی میں ملازم ہیں, ان کی پی آئی اے کی بکنگز ہیں, تو ہماری فرسٹ پرائورٹی یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص دیر سے جو اس کو نوکری پہ واپس پہنچنا ہے, اتنی چھٹی ہے, تو ان سارے آپریشنز جہاں کو پہ انیویٹیبل ہے وہاں پہ وہ چلتا رہے گا. ایک کوئکلی بتا کے پھر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے کہ یہ پورا پروسیس صرف اور صرف پی آئی اے کی حد تک یہ کب تک مکمل ہونے کے چانسز ہیں؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ ہم چونکہ بہت سی چیزیں سائملٹینیسلی رن کر رہے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ پروسیس کیئر ٹیکر پیریڈ کے دوران ہی ہو جائے گا. رائٹ, فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نجکاری کا عمل جو کہ اس نگران حکومت کی طرف سے جاری ہے اور آغاز پی آئی اے کی نجکاری سے کیا گیا ہے. ہم ہمیشہ پروگرامز میں بات کرتے آئے ہیں کہ جو بلیڈنگ ایس او ایز ہیں ان کی نجکاری کس حد تک ضروری ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹس کے جو سٹیکس انوالوڈ ہوتے تھے, یہ نہیں ہو پایا ہے. فواد حسن فواد صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے نجکاری ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب, یہ جو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے پچھلے دنوں جو ان کی پبلک ایکسپینڈیچر ریویو ہے 2023 کا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور خاص طور سے جب یہ اپروچ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے پاکستان سے کہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس لیول پہ جو کانٹریکٹس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, ایک انتباہ کے طور پہ اس چیز کو جاری کیا گیا. اس میں پرابلم کیا آتا ہے؟ شفافیت نہیں ہو پاتی ہے, لیگل معاملات یا چیلنجز بڑھ جاتے ہیں, ایشو کیا؟ دیکھیے, یہ تو ورلڈ بینک کی بہت سی باتیں اور چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور جو رپورٹس لکھی جاتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس رپورٹ کا ہر حصہ جو ہے وہ درست بھی ہو اور وہ امپریشنز جو ہیں وہ درست بھی ہوں. بہت سی چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کو اگر کوئی پہلے سے پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ غلط ہی کرے. ہمارے پاس کوئی ایسا ابھی تک کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکا جس میں کوئی کہے کہ فلاں انٹر گورنمنٹل جو ٹرانزیکشن ہے اس میں یہ خرابی پائی گئی ہے. مثلا بہت بات ہوتی ہے پی ٹی سی ایل کی جو پرائیویٹائزیشن تھی کہ جی وہ ابھی تک تکمیل کی بنیاد پہ نہیں پہنچ سکی. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ غلطی پی ٹی سی ایل کی بھی تھی, کچھ دوسرے فریق کی, اور جو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس میں جو جس فریق نے اس کو خریدے شیئرز, اس نے جو بولی دی تھی اس کی اور جو نیکسٹ بڈ تھی
उसमें कोई $1 बिलियन से ज़्यादा का फ़र्क था। अच्छा, $1 बिलियन से भी काफ़ी ज़्यादा का फ़र्क था। तो हमने ज़्यादा अमाउंट पे उस वक्त ये प्राइवेटाइज की गई। तो हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं, कोई डिटर्मिनेशन ऐसी नहीं कि जी ये ट्रांजैक्शन जो है ये G2G में होनी है, ये प्राइवेट सेक्टर में। हमने हमारा जो प्रोसेस है वो ये इंश्योर करता है कि सबसे पहले उस एसेट की एक फेयर प्राइस और वैल्यू डिटर्मिन होगी, जिसके लिए फाइनेंशियल और ट्रांजैक्शन एडवाइज़र आता है, और उसको दुनिया में जो एविएशन एसेट्स को प्राइस करते हैं लोग, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके कंसोर्टियम में उन लोगों में से कोई एक शामिल हो। एविएशन एसेट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं या आप या कोई और प्राइस कर सके, वो उन्होंने नहीं करना। तो उस रेफरेंस प्राइस के बाद ये बहरहाल एक किसी भी गवर्नमेंट का इस्तेकाक है कि वो उसमें G2G ट्रांजैक्शन की तरफ जाती है या वो उसमें फॉर्मल बिडिंग की तरफ जाती है। दोनों प्रोसेसेस कैन बी इक्वली ट्रांसपेरेंट एंड इक्वली नॉन ट्रांसपेरेंट। मैं ये बात मैं चाहता हूँ कि गौर से सुना जाए। बिडिंग प्रोसेस भी नॉन ट्रांसपेरेंट हो सकता है। पाकिस्तान में भी बिडिंग प्रोसेस नॉन ट्रांसपेरेंट हुए हैं और दुनिया भर में भी बिडिंग प्रोसेसेस जो हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट। हमारी अनफॉर्चुनेट एक मुआशरे में रुझान ये बन गया है कि बगैर किसी वजह के पहले से प्रीएम्प्ट किया जाना, और जिस चीज़ को भी आपने कंटेंशियस बनाना होता है, जिस चीज़ को भी आपने रोकना होता है, जहाँ पे कुछ गुरोही या इनफरादी मुफादात होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कही जाती हैं। मैं इससे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के सेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि एट बेस्ट ये उनका ख्याल है कि ये एक प्रेफर्ड तरीका है कि बिडिंग का प्रोसेस। मैं खुद इससे इत्तफाक करता हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो यही होनी चाहिए कि हम बिडिंग प्रोसेस को इख्तियार करें। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर कल मेरे पास ये ऑप्शन आए कि मेरे पास ये एयरलाइन को मज़ीद चलाने के लिए वसाइल नहीं हैं और बिडिंग प्रोसेस में मुझे बहुत सा वक्त लगना है, तो क्या मैं एयरलाइन को बंद करके उसकी एसेट वैल्यू को एक मेजर जर्क पहुंचा दूं, उसमें कमी कर दूं, या मेरे लिए ये बेहतर होगा कि उस रेफरेंस प्राइस को सामने रखते हुए उससे या उससे बेहतर बोली के लिए कोशिश करूं कि मैं बेहतर से बेहतर प्राइस जो है वो अटेन कर सकूं और जो एयरलाइन है वो ग्राउंड ना हो और उसकी एसेट वैल्यू को नुकसान न पहुंचे। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर रखिए कि कोई ऐसा फैसला नहीं है कि ये G2G में ही ट्रांजैक्शन होनी है। मैं सिर्फ इस चीज़ की तमाम जो जोहते हैं उनसे ऑल ऑप्शंस आर ओपन, जो भी बेहतर होगा, जो भी द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट के लिए बेहतर होगा। इसमें जहाँ पे लीगल चैलेंजेस का, चलें ये तो एक और एस्पेक्ट से उन्होंने बात किया, बट हम आ जाते हैं उस पर, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सियासी मामलात भी जाते हैं, मौशी मामलात भी जाते हैं। कोई एक ऐसा मामला है नहीं जो पाकिस्तान की कोर्ट्स तक ना पहुँचा हो। आप उस चीज़ से गुजर भी चुके हैं। अब 2006 में एक फ्लॉड जजमेंट उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से, जब स्टील मिल्स की निजकारी बिडर इनफैक्ट स्टील मिल की कैपेसिटी को 1 मिलियन टन से बढ़ा के 3 मिलियन टन तक ले जाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एक्स्ट्रा भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया, तो वहाँ यूनियन जो है स्टील मिल्स की पहुँच जाती है सुप्रीम कोर्ट। अगर यही चीज़ें होती रहीं, यही मामला जाते रहे अदालतों के अंदर, तो फिर कैसे चलेगा? इसमें दो चीज़ें, और मुझे पता है मैं जो जवाब देने जा रहा हूँ उसमें बहुत सा बर्डन मैं अपने ऊपर लेने लगूँ, लेकिन बात वही करनी चाहिए जो दुरुस्त हो। देखिए, अगर मैं इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंटली कैरी करूँगा तो अगर ये किसी अदालत में जाएगी भी तो इसके ऊपर प्रोसेस को रोकना या इसको अंडू करना शायद इतना आसान ना हो। हाँ, हमारी तारीख में कुछ ब्लेटेंट जजमेंट्स भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन as long as I am able to carry, and the privatization, I mean by I mean the Privatization Commission is able to carry the process very transparently, इंतहाई शफाफियत के साथ चलता है, और उसकी जो भी मेरे कानून में, देखिए मैं किसी कानून के दायराकार से बाहर तो ऑपरेट करूंगा और उसको कल कोई अदालत रोक देगी तो बिल्कुल ठीक करेगी, उसे रोकना चाहिए, उसका फ़र्ज़ ये बनता है, उसकी जिम्मेदारी ये है। लेकिन जब तक मैं उस कानून के दायरे कार के अंदर रह के और इस मुल्क की जो फाइनल अथॉरिटी है, जो वफाकी काबीना है, उसकी मंजूरी से और दूसरे तमाम उन फोरम्स की जो मेरे कानून में लिखे गए हैं मंजूरी से इस अमल को अपनी कतईयत तक, इसके आखिरी फेज़ तक लेके जाता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा फोरम होगा जो इस पे ब्लेटेंटली इस प्रोसेस को रोके, और अगर रोकेगा तो फिर आपके पास एपेलेट के फोरम्स आपका जो इन्वेस्टर है, और ये हम अदरवाइज भी जब बात करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से तो घबराता है। लोग क्यों आएंगे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कि जो उनको पता है कि जी हम
جائز کام بھی کر رہے ہوں گے تو معاملہ عدالتوں میں، کوئی اتنے شوق سے عدالتوں میں سال ہر سال خوار نہیں ہونا چاہتا ہے۔ جی یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہمیں بہت سب لوگوں کو، تمام اداروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو ایک اچھی انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن نہیں بننے دی۔ ہم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں نا جی کہ وہ سیاسی انٹرفیرنس کی وجہ سے نہیں ہوا یا فلانی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فیکٹرز ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارا جو رسک ایلوکیشن ہے ہماری، اور اس میں یہ جوڈیشل سائیڈ کی جو رسک ایلوکیشن ہے، جوڈیشل انٹرونشن کی جو رسک ایلوکیشن ہے، یہ بہت ہائی ہے۔ جو بھی سرمایہ کار، خاص طور پہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان آتا ہے، وہ اس کو ایک خاص رسک فیکٹر ایلوکیٹ کرتا ہے which is much higher than the other countries in the region، کیونکہ وہاں پہ عدالتیں عام طور پر our judiciary is only accountable to itself. This does not happen in the Britain. انڈیا میں نہیں ہوتا، یو ایس میں نہیں ہوتا۔ جی وہ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز اب فوکس میں آ گئی ہے، اور سب سے زیادہ یہ چیز سپریم کورٹ کے اپنے فوکس میں آ گئی ہے، جو انتہائی خوش آئند بات ہے، اور جو ابھی تک کم از کم سپریم کورٹ میں پچھلے کچھ ہفتوں میں پروگریس ہوئی ہے، وہ اس جوڈیشری کو میرے خیال ہے اکاؤنٹیبل بنانے کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہمیں انتظار کرنا ہے۔ دیکھیں اداروں پہ انگلیاں اٹھانے سے ادارے ٹھیک نہیں ہوتے، اداروں کو پروسیس آف ریفارم کی طرف لے جانے سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور عدلیہ وہ ادارہ ہے جو سب سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو ریفارم کر لے، تو شاید اس سے بہتر پاکستان کے لیے کوئی چیز نہیں۔ I completely agree with you. بٹ یہ جو چلیں ایک ہی فیصلہ جس پہ ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کریں، اسٹیل ملز کی 2006 کا میں نے حوالہ بھی دے دیا، جو ایک اوائڈیبل لاس ملک کو، ملک کے اداروں کو، نیشنل ایکسچیکر کو پہنچ چکا ہے، پھر اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جو کچھ ہو چکا ہے، جب آپ کی سپریم کورٹ ایگزیکٹو ڈومین میں انٹرفیئر کرے گی صرف اور صرف اس کے باعث، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ دیکھیں وہ تو پھر اس وقت تو آپ کے جوڈیشل فریم ورک میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں اس کا کوئی ازالہ ہو سکے، سو یہ وہ نقصان ہے جو الٹیمیٹلی لوگوں کو پہنچا ہے، اور اربوں روپے کا، سینکڑوں ارب روپے کا نقصان ہے۔ اگر آپ صرف یہ کیلکولیشن کر دیں کہ سٹیل مل کے اس فیصلے سے لے کے آج تک سٹیل مل کے کتنے ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں، تو وہ بھی اربوں روپے تک جاتے ہیں۔ 213 ارب روپے تو ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں، 213 جی، اور 10 سال سے مل بند ہے، اور اس کے باوجود وہاں پہ گیس بھی سپلائی ہو رہی ہے، پانی بھی سپلائی ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بجلی بھی سپلائی ہو رہی ہے، اور وہاں کے ملازمین کی تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ملازمین دوسری جگہ گینفلی امپلائڈ بھی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، وہ قباہتیں ہیں جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں، ان میں سے ان کو جتنی جلدی جو ہے وہ اگر پرائیویٹائز کر دیا جائے، خاص طور پہ ان میں سے جو نقصان پہنچانے والی، ایک فگر شاید آپ کے ناظرین کے لیے بڑا اچھا ہو، ان کی ایجوکیشن کے لیے بہت اچھا ہو، کہ 2018 سے لے کے 2021 تک جو 10 ٹاپ لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں، ان کو سرکار نے یا ایکویٹی کی صورت میں جو انجیکٹ کیا یا ان کے نقصانات پورے کرنے کے لیے جو رقم خرچ کی، وہ 2.541 ٹریلین ہے، 2541 ارب۔ بالکل۔ اور اگر اس کو ایوریج ڈالر کی پرائس پہ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو وہ 125 سے شروع ہو کے اگر آپ 300 کی بھی ڈالر کی پرائس کو کر کے دیکھیں تو وہ کوئی تقریباً کم سے کم 11 ارب ڈالر بنتی ہے۔ 11 ارب ڈالر کی ایکویٹی انجیکشن اور لاسز، صرف میں 4 سال کا عرصہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، ان 4 سال جس کے ہمارے پاس اسٹیبلشڈ فگرز موجود ہیں۔ صرف اور صرف اسی ایک حکومت سے، نگران حکومت سے لوگوں کو یہ کہ چل شروع کیے بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، ایز اے سیڈ ارلیئر، کہ کسی حکومت کے کوئی اور اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، کوئی مسئلے آڑے آ جاتی ہیں، یہ کام نگران حکومت ختم کر کے جائے گی، یا اگلی آنے والی حکومت کے پاس پھر سے کوئی مارجن ہوگا کہ اس کو نہیں؟ دیکھیں اگر تو ہم اس پروسیس کو اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچا لیتے ہیں تو پھر قانون میں ایسا کوئی مارجن نہیں ہوگا کسی بھی حکومت کے لیے کہ اس کو واپس دے دے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس پروسیس کے دوران ہم لوگوں کی اتنی ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں، اور ان کو اس معاملے، اور یہ ہمارا قصور ہے اگر حکومتوں نے یا جو انٹیلیجنشیا ہے یہاں کی یا جو یہاں کے تھنک ٹینکس ہیں، اگر لوگوں نے ایس او ایز کے معاملے پہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا تو پھر لوگوں کو آپ نہیں کر سکتے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچ رہا، کچھ مخصوص خاندان اور کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو وہ فائدہ پہنچتا رہا ہے کئی دہائیوں سے۔ سو اس لیے یہ تو اگر ہم اپنی اس کمیونیکیشن کو پہلے سے بہتر رکھتے، اگر یہ ساری چیزوں لوگوں کے سامنے ہوتی، آج میں سمجھتا ہوں، اور میں بڑی آپ کو سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں،
मैं ये समझता हूँ कि आज राय आमा जितनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन के हक में है शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं। लोग ये समझते हैं कि इनको सरकारी कंट्रोल में चलाना उनकी जेब पर डाके के मुतरादिफ है, और ये डाका जितनी जल्दी से जल्दी, मैं आपको प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर की हैसियत से और अपने इदारे की तरफ से, हम सब जितने भी लोग वहाँ पे हैं, हमारी पूरी ये कोशिश है कि हमें जितना भी एक्स्ट्रा वक्त इस पे लगाना पड़े, हम जितने भी इदारों को जो नुकसान तो ये आप करके जाएंगे काम खत्म, और अगली हुकूमत के पास ऐसा कोई तरीका नहीं होगा कि उसको वापस कर सके। वो तो जो प्रोसेस मुकम्मल हो जाएंगे वो वापस। वी आर इन कन्वर्सेशन विद फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन फवाद हसन। फवाद, विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हम निजकारी के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से बेहतर हो सकती है, ये उन कई इक़दामात में से एक कदम है जो इस वक्त हमें उठाने की ज़रूरत है। फवाद हसन फवाद साहब, वफाकी वज़ीर बराए निजकारी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फवाद साहब, दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मईशत ने बहुत तनज़ुली देखी है, इकनॉमिक क्राइसिस आए हैं, मेक्सिको है, ग्रीस है, अर्जेंटीना है, बट वहाँ जब हम देखते हैं तो बहुत सारे आपको रिफॉर्मर्स नज़र आते हैं जिन्होंने उनकी ममालिक की इकॉनमी को जो है वो सीधा भी किया। अगर टर्की में ही देख लें, आपको कमाल दरवेश नज़र आएंगे, तुर्क दोज़ाल नज़र आएंगे, इसी तरीके से ब्राज़ील के अंदर है, अर्जेंटीना में रिफॉर्मर्स आए। पाकिस्तान की जब आप इकॉनमी को रिस्ट्रक्चर करने की, रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, किसी रिफॉर्मर का नाम जहन में आता है या सिर्फ जी मैं डार साहब ही? नहीं, मेरी तो बड़ी क्लियर पोजीशन है जी इस पे, और मैं समझता हूँ कि जो पहला दौर था मियाँ नवाज शरीफ का 90 से 93 तक का, वो अकलौता शायद हमारा दौर है जिसमें इस रिफॉर्म के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज इन लाइन एंड इन सिंक विद वेयर द वर्ल्ड वाज गोइंग एट टाइम। इनफैक्ट हम इस रीजन में उस वक्त रिफॉर्म में सबसे आगे थे। ये हमारी बदकिस्मती है कि उसके बाद एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर आया, और उसके बाद जब स्टेबिलिटी आई भी तो वो रिफॉर्म की तरफ उसकी तवज्जो नहीं हुई, और फिर उसमें उनके अपने भी एक छोटा दौरे हुकूमत और एक बड़ा दूसरे दौरे हुकूमत में फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूसली चलती रही। लेकिन जिस कोर्स को हमने 90 से 93 तक अडॉप्ट किया था, और इस इशू पे मैं किसी भी जगह बैठ के डिबेट भी करने को तैयार हूँ, अगर हम उस कोर्स को फॉलो करते, अगर हम स्टेड फास्टली प्राइवेटाइजेशन के उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते, तो शायद आज हम उन मुआशी मुश्किलात का शिकार ना होते जो हमने की। इसी तरह 2013 से 18 तक मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि उस हुकूमत ने अपना 100% पोटेंशियल अचीव किया या पाकिस्तान के 100% पोटेंशियल को अचीव किया। मैं जब खुद ईमानदारी से और संजीदगी से बैठ के रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हमने शायद 1/4 या शायद 5वां हिस्सा पाकिस्तान के और CPEC के पोटेंशियल का अचीव किया। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपेरेबल लेवल पे देखा जाएगा तो शायद वो काम बहुत बेहतर था इन कंपैरिजन टू द अदर गवर्नमेंट्स। पोटेंशियल के मुताबिक नहीं था, लेकिन उसमें रिफॉर्म का एलिमेंट कम था। वन हैज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन वन इज इवैल्यूएटिंग, बिकॉज इससे आपने सीखना और आगे चलना। मोस्टली डे टू डे मैनेजमेंट हमारे जी रिफॉर्म को पाकिस्तान में इस वक्त री इन्वेंट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का तमाम तर रिफॉर्म, इसमें खाली इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, इसमें पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, इसमें इंस्टीट्यूशनल ब्रॉड अक्रॉस द रोड तमाम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है। उसके लिए अनफॉर्चुनेटली आज आपको कोई बड़े लीडर्स आपके सामने नहीं हैं, ये भी ऑनेस्टली हमें जहन में ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन फिर यह है कि मुआशरे जो हैं वो इस तरह की एडवर्सिटी से ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो एज लॉन्ग एज वी कैन आइडेंटिफाई द फॉल्ट्स करेक्टली, अपनी गलतियों का ठीक, तो ऐसे लोगों को फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। मिलनी चाहिए। देखें, अगर हमने सरवाइव करना है तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे जो थोड़ी सी इसमें जो आप ये समझे ना लाइटिंग एट द एंड ऑफ द टनल जो नज़र आती है, वो ये नज़र आती है कि पिछले कुछ सालों में हमारी जो एकेडेमिया है उसका अमल दखल हमारी मुआशी पॉलिसियों में और पब्लिक नैरेटिव में बढ़ा है। और ये एक पहला मरहला होता है बेसिक इकोनॉमिक रिफॉर्म का कि जो लोग एकेडमिक नॉलेज रखते हैं वो फिर प्रैक्टिशनर्स के साथ मिल के बैठते हैं, और ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो उससे वो रिफॉर्म का रोड मैप निकलता है जो
दुरुस्त भी होता है, जिसके पीछे इल्म की ताकत भी होती है और जिसके साथ फिर अमल की कुव्वत भी होती है, इम्प्लीमेंटेशन का। क्योंकि एकेडमिक नॉलेज रखना एक और बात है और उसको इम्प्लीमेंटेशन की फेज में ले जाना एक और बात है। ये एबिलिटी होना कि आप उस पर अमल दरामद करा सकें वो एक और बात है। तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि ये हम आहिस्ता आहिस्ता वो जेल करना हम शुरू हो गए हैं, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर यहाँ स्टूडियो में कोई पॉलिटिशियंस बैठे हों तो बहुत सारे लोगों को ब्यूरोक्रेसी से गिले होते हैं। जब वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, उस वक्त भी वो कहते थे कि नैब ये कर रहा है, लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहा है, लोग जो हैं वो काम नहीं करते। आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस अपनी जगह पर ठीक हैं और ब्यूरोक्रेसी से ही ज़्यादा इन चीज़ों में उनको हर्डल्स फेस करना पड़ता है? देखिए, ये दो चीज़ें आपने इनको इकट्ठा कर दिया। पहली बात तो ये है जी कि क्या ब्यूरोक्रेसी सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रही कि नैब की वजह से काम, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं उस वक्त भी नहीं करता था जब मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ काम कर रहा था और आज भी नहीं करता। मैं ये समझता हूँ उस वक्त नैब का इतना कोई खौफनाक चेहरा सबके सामने नहीं था जो अब पिछले 5-6 बरसों में आ गया है। लेकिन उस वक्त भी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आपको हर तरफ से एक ऑब्स्ट्रक्टिवनेस मिलती थी। और फिर आप जब लोगों को बुला के, और फेडरल सेक्रेटरी के ओहदे के लोगों को बुला के टेबल पे बिठाते थे और उनसे पूछते थे कि आप बताएं, आपने ये फाइल 2 महीने से या 3 महीने से आपके पास पहुंची है और आप इस पे किसी फैसले पे नहीं पहुंचे, तो उसकी वजह क्या है? तो सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ देखता था, वो जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ देखता था और आखिर में आखिरी आदमी सेक्शन ऑफिसर की तरफ देखता। और वो एक इंतहाई वाहियात किस्म का, जिसकी कोई कानूनी कोई बुनियाद नहीं होती थी, वो उस तरह का कोई एतराज़ जो है वो करता था। और जब उसको क्रॉस और कानून की किताब खोली जाती थी या वो मुतल्लिका रूल बुक खोली जाती थी, तो ये शाज़ो नाज़िर ही होता था कि उसकी कोई प्रॉपर बेस हो। तो एक तो ये बात बिल्कुल ज़हन में रखिए कि ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरी, दिस इज नॉट द ओनली, दिस इज मे बी वन ऑफ द रीजन बट नॉट द ओनली रीजन। सो ये एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ठीक है, मैं खुद ये समझता हूँ कि नैब कोई अच्छा इदारा नहीं है, लेकिन ये भी हम जरूर ध्यान में रखना चाहिए, खत्म होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ जी बिल्कुल उनका एक बड़ा क्लियर स्टैंस है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई भी निज़ाम हुकूमत निज़ाम एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इख्तियार है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी है। तो ये इशू ये नहीं है कि नैब को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इशू ये है कि एक साफ और शफाफ निज़ाम एहतसाब होना ज़रूरी है। अब उसको आप नैब की सूरत में रखते हैं या किसी और, मसला यह है कि नैब आज तक उसने कोई ऐसा काम किया नहीं कि उसको बाकी रखने का कोई जवाब हो। ठीक है, तो इस नुक्ता नज़र से देखें तो नैब को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस नुक्ता नज़र से देखें कि क्या नैब का अदारा ख़त्म करने से आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा। क्या उस दिन का कोई तरीका कार ही बिल्कुल सिरे से नया आपको मुतारिफ कराने की जरूरत है? फिर उससे बेहतर भी यही होता है कि हर रोज नए इदारे खड़े करने के बजाय और एक नया सफर शुरू करने के बजाय, हम अगर इस इदारे को रिफॉर्म नहीं कर सकते तो हम एक नया इदारा कैसे बना लेंगे? अगर हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि हम नैब को ठीक, आज वो लोग लगा दीजिए नैब में जो किसी को विक्टिमाइज ना करना चाहते हैं और किसी को प्रोटेक्ट ना करने लग जाएगा, तो ये इदारा काम और उनकी वो मुझे बताया जा रहा है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन फवाद हसन फवाद साहब बहुत अच्छे शायर भी हैं। इन्हीं जो आजकल के हालात हैं इनसे मुताबिकत या मुवाफकत रखते हुए कोई भी अपनी शायरी, कोई भी चंद अशार उसी पे ख़त्म करूंगी। निजकारी के साथ शायरी का कोई ताल्लुक नहीं है, आप यकीन माने 2 महीने से जब से मैं यहाँ पे हूँ उसमें इसमें एक शेर चले मैं सुना देता हूँ कि अमीर शहर तो बरसों के जायचे देखे, अमीर शहर तो बरसों के जायचे देखे, गरीब शहर का दिन भी बसर न हो पाए, और ये जर्द पत्तों का गिरना तो कोई बात नहीं, ये जर्द पत्तों का गिरना तो कोई बात नहीं कि सानहे तो अभी और हैं शजर के लिए। वाह, सानहे तो अभी और हैं शजर के लिए। हमें सबको ये सोचना चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि और सानहे हमारे लिए ना। बिल्कुल सही। फवाद हसन फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।